हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ मैं आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आता हूं और बहुत ही शानदार तरीके से उनको हल करना सिखाता हूं और आप बहुत अच्छे से सीखते हो और बहुत कुछ अच्छा सीख कर जाते हो। ये 20 मिनट 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है और इसमें आप बहुत कुछ अच्छा सीख कर जाते हो, ऐसी मुझे पूरी आशा है और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। तो चलिए शुरू करता हूँ आज का मॉक टेस्ट जो मैं आपके लिए लाया हूँ। और आप भली भांति जानते हैं कि सवाल तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और उनसे भी शानदार तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो। क्या लिखा है कि यदि 7 पेन 60 रुपये की दर से खरीदी जाती हैं तो आप मूल्य निकालो और मूल्य निकालो एक पेन का। अब यहाँ पे 7 पेन का मूल्य दिया है तो एक पेन का निकालेंगे तो 60/7। हमेशा याद रखना है कि रुपए ऊपर होंगे आपके और जो रेट होगी ना, जिसको दर बोलते हैं आप लोग, वो हमेशा नीचे। तो रुपए ऊपर और रेट नीचे, ये याद रखना। ठीक है, रुपए ऊपर और रेट नीचे। ये 60/7 हो गया। ये सीपी है। उन्हें 33% लाभ हासिल करने के लिए प्रति 100 पेन किस दर पर बेचे जाने चाहिए। अच्छा, तो देखो सीपी दे रखा है आपको, तो आप 100% मान सकते कि 100% बराबर दे रखा है आपको 60/7। ठीक है, 33% का लाभ चाहिए। अब चूंकि आपने मान लिया कि 100% आपका सीपी है, 33% का लाभ चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि 133% में आपको बेचना पड़ेगा। और कितना बेचेंगे? 60/7 गुणा 133 और बटे में 100, क्योंकि जो निकालते हैं ना उसका गुणा करते हैं। 65 से 65 कट जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हल करेंगे तो कैलकुलेट करने पर क्या पाया आपने कि 19 से कट जाएंगे, 19 सत्ते 133 होता है। अब ऊपर करेंगे गुणा तो आएगा 1140, क्योंकि 19 छक्के 114 होता है और बटे 100। मैंने क्या बोला था कि ऊपर रुपए और नीचे रेट होता है हमेशा। ऊपर रुपए और नीचे रेट मतलब दर। पूछा है कि 100 पेन किस दर पर बेचे जाने चाहिए, मतलब 100 पेन कितने के बेचे जाने चाहिए। तो यहाँ कितने रुपए आ रहे हैं? 1140। उत्तर आ गया आपका। ऐसे लगाना था, कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन इतनी आसान करो कि बस मज़ा आ जाए। तो देखो मैंने ज़्यादा काटा नहीं। वैसे ये 60 और 100 को भी आप काट सकते थे, लेकिन आपको बटे में 100 चाहिए, क्योंकि देखो रेट क्या है, 100 पेन की रेट है, तो आपको 100 पेन का मूल्य निकालना है। तो मूल्य कब निकलेगा? जब आपके पास 100 पेन होने चाहिए। तो बटे में 100 पेन है, ऊपर 1140 आ गया। उत्तर खत्म, कुछ है ही नहीं। अगला सवाल शानदार सवाल है, बहुत ध्यान से समझना है और बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से समझेंगे। लिखा है 16 और 25 का मध्यानुपाती m है। चलो आप 16 और 25 का मध्यानुपाती तो निकालो मेरे भाई। तो आप क्या करोगे? गुणा करोगे। √a भी होता है ना, तो क्या हो जाएगा? 4 गुणा 5, ये हो जाएगा आपका 20। और ये क्या बोला है उन्होंने सवाल में कि m है, तो ये m का मान हो गया ना। अब क्या है? m के साथ शुरू होने वाली 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत लिखना था। यहाँ पर औसत है n, औसत। ठीक है, तो औसत थोड़ा सा देख लेना आप है। सम संख्याओं का औसत n है। तो अगर m आपका 20 है और m से ही शुरू करना है, तो 20, 22, 24 और 26 और 28, ये हो जाएंगी 5। कैसी संख्या हो गई? सम संख्या है। बोला है औसत, तो औसत हमेशा मध्य में होता है, तो ये आपका क्या हो गया? n। औसत कितना है? 24, तो n कितना हो गया? 24। अब बोला गया है कि n और 6 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। तो क्या करना है? n का मान कितना है? 24 और 6 का मध्यानुपाती मतलब गुणा करके वर्गमूल निकालना है। तो 24 छक्के होता है 144, अंडर रूट में निकालेंगे तो आ जाएगा 12। इसलिए बी ऑप्शन आपका फिर से सही हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। बात समझ में आई? जो बोला गया सवाल में बिल्कुल वही करना है। बोला गया मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती निकाल दिया। फिर बोला गया m के साथ शुरू होने वाली 5 क्रमागत संख्या है, तो वो भी देखो। ठीक है, फिर बोला गया संख्याओं का औसत लिख लेना यहाँ कि औसत है n। तो औसत कितना दिया? बीच की संख्या होती है, तो 24n औसत हो गया। अब बोला गया है कि n जो मान निकला है, तो n कितना निकला? 24 और 6 का मध्यानुपाती तो 12 आ गया। उत्तर हो गया। ऐसे लगाना था। ठीक है, शानदार सवाल, उसके साथ शानदार कॉन्सेप्ट। अब अगला सवाल लगाएंगे। तो अगला सवाल ये रहा आपके बिल्कुल सामने और बोलता क्या है? पढ़ते हैं कि ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो आप भी कर लो। ए 12 दिन में कर रहा है। बी अकेले उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो आप भी कर दो। बी 15 दिन में कर रहा है, बहुत बढ़िया। कार्य के 3/5 भाग को ए और बी मिलकर करते हैं। अच्छा, तो पहले आप एलसीएम निकालो, कितना आएगा? 60। ये एलसीएम क्या होता है?
कुल काम होता है ना, कुल काम आपके पास आ गया है। अब आप एक दिन का काम निकाल पाओगे तो ए का हो जाएगा 5 एक दिन का काम और बी का हो जाएगा 4। कैसे होगा कि 12 का भाग 60 में 2 तो ए का काम एक दिन का, और 15 का भाग 2 60 में तो बी का काम एक दिन का। ठीक है ना। अब बोला गया है सवाल में कि कार्य के 3/5 भाग को, भाई ये तो पूरा काम है, तो कार्य का 3/5 कितना होता है, 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 12 बार, 12 × 36 काम होता है, 36 यूनिट। तो ए और बी मिलकर करते हैं, तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, पहले तो ये देख लो 9 दिन में। ठीक है, 9 दिन में करते हैं और 36 काम करना है किनको, ए और बी को मिलाकर। तो समय कितना लेंगे मेरे भाई, समय लेंगे, देखो काम कितना है 36 बटे एक दिन का काम, तो किन का ए और बी का मिलाकर, क्योंकि बोला गया है सवाल में। तो 9 कितना आया 4 दिन तो ये हो गए। फिर बोला गया शेष कार्य को, तो शेष कितना बचा, ये कैसे निकालें, तो बस 60 में से 36 घटा दो, शेष आ जाएगा, कितना बचेगा 24। एक काम कौन कर रहा है, बी अकेले करता है। चलो बी अगर अकेले कर रहा है तो बी का समय आ जाएगा, समय इनका निकाल लो बी का। तो कैसे निकालेंगे बी के समय के लिए, क्या करना रहेगा, देखो 24 तो काम है जो बी को करना है और बी की इफिशियंसी क्या है, एक दिन की 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6 दिन, तो ये आ गए। अब बोला गया है कि बताओ कि पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, पूरा काम समाप्त होने में। देखो 6 दिन तो यहाँ लग गए और 4 दिन यहाँ लग गए, तो कुल मिलाकर 6 और 4 कितने दिन लग गए, 10 दिन। और ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे लगाना था। बोलो कितना शानदार है ना शानदार। तो शानदार सवाल को शानदार तरीके से करने का ये मेथड है। मज़ा आ गया ना। चलो अगला बहुत ही शानदार सवाल है। बोला है कि 2500 रुपये की राशि पर 2 वर्ष 73 दिन का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज क्या होगा, ये बोला गया है। अच्छा, तो आप इसको ना बहुत अच्छे तरीके से लगाने वाले हो। देखो 2 वर्ष 73 दिन है और यहाँ 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, तो 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/10 होगा। ठीक है, 1/10 में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ जानकारी के लिए कि 1/10 में जो आपका जो 10 है ना, एक प्रिंसिपल होता है और एक है वो क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, अगर इसका विस्तार रूप समझना है तो रेवन स्टडी की प्लेलिस्ट में जाकर मैंने सिंपल इंटरेस्ट में बहुत अच्छे से समझाया है कि ऐसा क्यों होता है। हर चीज़ एकदम बारीक से बारीक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप आराम से समझ सकते हो। ठीक है, और उसी का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 10% क्या हो गया, 1/10, और 10 क्या है, मूलधन है, तो 1 क्या हो गया आपका, इंटरेस्ट। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से क्या करना है कि 2 साल है ना, 2 साल। तो मैं आपको ये थोड़ा सा साफ कर दूँ। 1/10, तो 1/10 क्या है, पहले साल के लिए हो गया, दूसरे साल भी 1/10, लेकिन फिर बात हो रही है 73 दिन की, तो 1/10 मिलना था, लेकिन 73 दिन के हिसाब से इसको अगर हम वार्षिक बदलेंगे तो कितना करना पड़ेगा, 73/365। ठीक है, तो 1/10 पहले साल के लिए, मतलब 10 है अगर मूलधन तो मिश्रधन 11 हो जाएगा, क्योंकि ब्याज 1 है। फिर 10 है मूलधन तो मिश्रधन 11 हो जाएगा, और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया, 1/50 आएगा। मतलब अगर 50 मूलधन है तो 51 क्या हो जाएगा, मिश्रधन। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से आप क्या निकाल पाएंगे, गुणा करो, और कुछ कर नहीं सकते क्योंकि क्रमिक होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, लगातार होता है, तो आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5000। ठीक है ना, और इनका गुणा करेंगे तो इनका हो जाएगा 121, और 121 गुणा 51 कर लो फटाफट से। तो 1 2 1 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 1 6, तो 1 5 2 7 0 इतना, तो ये आ जाएगा 60 71 आ जाएगा। अब क्या दिया गया है सवाल में दे रखा है आपको कि जो 2500 रुपये की राशि है, 2500 रुपये की राशि मतलब 5000 रेशियो के बराबर है, कितना, ठीक है ना, कितना है 2500। तो यहाँ से आप निकाल क्या पाएंगे, यहाँ से आप बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे कि अगर 5000 रेशियो बराबर कितना है 2500, या 2500 की जगह 25000 कर लो। ठीक है, नहीं तो उत्तर नहीं मिलेगा आपका, 1 0 और पढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5000 रेशियो बराबर 25000 के, तो 1 रेशियो बराबर अगर आप निकालेंगे तो 5 के हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, हो जाएगा ना। 1 रेशियो बराबर 5 आ गया। अब चाहिए क्या आपको, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज चाहिए। तो देखो ये मूलधन है, ये तो मूलधन था,
और ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। अगर मिश्रधन और मूलधन का अंतर निकालेंगे तो आपका ब्याज ना निकलेगा। तो ब्याज कितना निकलेगा? तो 60 71 में से 5000 घटा देंगे तो आपका बचेगा 1171। बचेगा कि नहीं? अब बोला गया है सवाल में, क्या बोला गया है कि ये तो 10 71 हो रहा, 10 71, ठीक है, 61 71 आएगा यार, आप लोग देखते नहीं हो। 61 71 तो 11 71 हो जाएगा। अब बोला गया है कि क्या बोला है? ब्याज चाहिए, तो 1:5, तो 11 71 बराबर कितना हो जाएगा बोलो? तो कुछ नहीं करना है, 11 71 में 5 से गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा आपका। तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5 3 8 और 5 एकम 5 5855, उत्तर आ गया। कुछ नहीं था, यहाँ थोड़ा सा एक होगा, ठीक है, क्योंकि 1 5 2 7 1 और 6, तो 61 71 आएगा, 6171। फिर अंतर लेंगे ना तो वही आपका होगा क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1171 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, और कुछ नहीं था, बाकी सेम ही लगना है। बात समझ में आ गई? चलो अगला सवाल क्या बोलता है कि ए और बी 7:9 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। चलो ए है और ए बी है, इस 7:9 के अनुपात में पूंजी निवेश कर दिए, व्यवसाय आरंभ हो गया। 6 महीने बाद बी की 2/3 रकम, इसका 2/3, तो 9 का 2/3 कितना होता है? यहाँ फटाक से कर लेंगे ऐसे, तो 3 त्रिका 9 कितना होता है? 3 दूनी 6 होता है। जो सी भाई साहब आए वह 6 अनुपात में इनके साथ मिल गए। 1 वर्ष के बाद ए का लाभ। चलो तो इन्होंने तो 12 महीने तक और इन्होंने भी 12 महीने तक पूंजी निवेश की, लेकिन जो सी थे वो 6 महीना बाद आए थे, इसलिए 6 महीने तक काम करेंगे। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? अब ना कैलकुलेट कर पाएंगे, तो कैसे हो जाएगा कि देखो 6 दूना 12 और 2 छक्के 12, 6 दूना 12, 6 से भाग देंगे ना सब में, तो 6 दूना 12 और 6 दूना 12, और कुछ कट रहा क्या? देखो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2/3 6, तो क्या निकला? 7:9:3। अब बोला गया है कि 1 वर्ष के बाद ए का लाभ 8400 रुपये है, तो ये जो लाभ निकला ना, ये लाभ ही निकल आया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिट होता है वह इन्वेस्टमेंट, ठीक है, गुणा टाइम, इन्वेस्टमेंट और जो टाइम का गुणा होगा उसके सापेक्ष बांटा जाता है। तो 7 बराबर हो गया आपके 8400 के, क्योंकि ए का लाभ दिया है, तो 1 बराबर आपका 1200 नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ है ना? बोला गया है कुल लाभ, तो कुल लाभ यही तो है, जोड़ो इनको कुल, तो 9 7 16 और 3 19, 1 बराबर 1200, तो 19 बराबर 19 गुणा 1200, तो 00, 12 नम्मा 108, ठीक है, और 12 एकम 12 तो 10 22, तो 22,800 आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे लगाना था। बोलो कितना शानदार है ना? ऐसे ही लगाओ आप सवाल, और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगला सवाल क्या कहता है आपसे? अगला सवाल कहता है कि एक वस्तु पर 25% छूट की पेशकश की गई है। 25% कितना होता है गुरुजी? तो आप कहोगे कि 1/4, मतलब 4 की वस्तु 3 में बेच दी गई। बोलो हाँ है ना? एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 8% नकद वापस जीतता है, मतलब 8% की और छूट मिल गई। तो 8% कितना होता है मेरे प्यारे भाइयों? आप कहोगे कि गुरुजी ये होगा कि 8/100 लिख लेंगे और फिर 4 से काट देंगे तो 2/25 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? हो जाएगा ना? मतलब 25 की वस्तु 23 में मिल गई, ठीक है ना? ये हो गया 100 और ये हो गया 69। उसको मिली प्रभावी छूट, कितनी छूट मिली? 31। किसके सापेक्ष? 100 के सापेक्ष, गुणा 100, तो कितना प्रतिशत आ गया? 31%। और ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? मज़ा आया ना? ऐसे लगाना है, शानदार तरीके से लगाओ, आसान बना लो और आसानी से हो भी जाएगा, ठीक है। अब चलो आगे। तो ये है आज का शानदार होमवर्क, जो बहुत ही शानदार होता है हमेशा की तरह, लेकिन ये सवाल बहुत ही ज़्यादा शानदार है। जिसका भी उत्तर आ जाए ना, कमेंट कर सकता है। वीडियो को लाइक करो अगर वीडियो पसंद आती है तो, अगर नहीं भी पसंद आती है तब भी लाइक कर दो यार, थोड़ी ना कुछ होगा, ठीक है ना। चलिए चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।